अमेजन एक ऐसी कंपनी जो एक गैरेज से स्टार्ट हुई और आज दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में से एक कंपनी बन गई है। एक ऐसी कंपनी जिसके थ्रू आपने कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर खरीदा ही होगा। तो आज हम बात करेंगे अमेजन के बारे में। अमेजन का स्टॉक एनालिसिस तो करेंगे ही, इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे अमेजन से कि हम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, कैसे हम एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं एक छोटी सी स्टार्ट करके। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करेंगे अमेजन के ऊपर, कैसे अमेजन एक छोटी सी कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी बन गई। इसके अलावा हम अमेजन के स्टॉक को थोड़ा एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन का बिजनेस कौन कौन से सेगमेंट्स में फैला हुआ है और इससे हम एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ इन्वेस्टर हम क्या क्या सीख सकते हैं अमेजन से। अगर मैं अमेजन के शेयर प्राइस की बात करूं तो अमेजन का शेयर प्राइस $1.5 से बढ़ के $1800 पे चला गया। अगर मैं इसको रुपीस की टर्म्स में बात करूं तो इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपीज से बढ़ के ₹1.25 लाख के आसपास जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेजन का प्राइस कैसे बढ़ा। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके पैसे कितने गुना बढ़ जाते। अमेजन की कहानी स्टार्ट होती है 1994 से, जब इसके फाउंडर जेफ बेजोस अपनी एक हाई प्रोफाइल जॉब जो कि उस टाइम पे वो वॉल स्ट्रीट में करते थे उसको छोड़ के सिएटल वापस आते हैं और सिएटल में वापस आके उनको इंटरनेट के बिजनेस में एक गैप दिखता है। तो उनको लगता है कि उनको एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जो कि इंटरनेट पे बेस्ड हो और वो एक अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं Amazon.com नाम से। और वो कंपनी अपना सबसे पहला बिजनेस करती है ऑनलाइन बुक्स बेचने का। और ये कंपनी दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी कि एक गैरेज में स्टार्ट होती है उस टाइम पे। गैरेज में स्टार्ट होकर अमेजन आगे बढ़ती रही, लेकिन 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जो इंटरनेट बबल था वो बस्ट हुआ यूएस में और बहुत सी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज बंद हो गई। लेकिन उस बबल बस्ट में भी अमेजन उन 3 कंपनियों में से एक कंपनी थी जिस कंपनी ने सरवाइव किया। और सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, ये कंपनी ने उसके बाद बहुत अच्छे से एक्सपेंशन किया। अगर मैं बात करूं कि अमेजन के बिजनेस में एक ऐसी अलग क्या बात थी जिसने इसकी दूसरी कंपनी से अलग बनाया, तो वो एक ही बात थी, वो था इनोवेशन। अमेजन हर टाइम पे अपने आप को इनोवेट करता था कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। हर टाइम पे वो अपने आप को एक अलग बिजनेस सेगमेंट में लेके जाता था जहां पे उसको गैप दिखता था और उस बिजनेस सेगमेंट का यूज पहले वो अपने बिजनेस के लिए करता था और उस बिजनेस को बाद में बाकी बिजनेस के लिए ओपन कर देता था। अगर मैं अमेजन के बिजनेस की बात करूं तो मेनली 3 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। पहला रिटेल बिजनेस में, सेकंड AWS में, थर्ड प्राइम में। अगर सबसे पहले मैं रिटेल की बात करूं तो नॉर्मल अमेजन जो हम सब यूज करते हैं कोई भी शॉपिंग करने के लिए, तो वो मेन बिजनेस है अमेजन का और अमेजन को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस बिजनेस से आता है। और अगर मैं एक जगह की बात करूं तो अमेजन को सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिटेल में यूएस से निकल के आता है। अगर मैं सेकंड बिजनेस वर्टिकल की बात करूं तो AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। अब अमेजन ने AWS कैसे स्टार्ट किया, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि जब अमेजन अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था तो उस टाइम पे अमेजन में काफी ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ और 2002 में अमेजन में थोड़ा सर्वर इश्यूज आए, जिसकी वजह से अमेजन ने ये गैप को आइडेंटिफाई किया कि क्यों ना अपने सर्वर्स खुद के सर्वर्स बनाए जाएं। और अमेजन ने जब खुद के सर्वर्स बनाए तो उनको यूज करना स्टार्ट किया और उनको लगा कि मार्केट में बहुत सी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत पोटेंशियल है बड़े होने का, लेकिन उनके पास वेब सर्विसेज अच्छी नहीं होती। तो अमेजन ने उस गैप को आइडेंटिफाई करके अपने AWS को सबके लिए ओपन किया और वो बिजनेस अमेजन का बहुत अच्छे से एक्सपेंड हुआ। तीसरा बिजनेस वर्टिकल है प्राइम, अमेजन प्राइम। और अमेजन प्राइम कहां से स्टार्ट हुआ? जैसे कि Amazon.com स्टार्ट करने के पीछे रीजन था कि वॉलमार्ट को टैकल किया जाए, वैसे ही अमेजन ने सोचा क्यों ना नेटफ्लिक्स को भी टैकल किया जाए। और नेटफ्लिक्स को टैकल करने के लिए अमेजन ने अमेजन प्राइम सर्विसेज निकाला, जिससे एक यूजर को एंटरटेनमेंट सेक्टर में सारी सर्विसेज मिलेंगी। इसके अलावा वो रिटेल में अगर कुछ ऑर्डर करता है तो एज अ प्राइम मेंबर उसको वो चीज़ें थोड़ा जल्दी से मिलती हैं, उसकी डिलीवरी फास्ट होती है। और इसके अलावा जब भी डिस्काउंट्स होते हैं तो एक प्राइम यूजर को पहले डिस्काउंट मिलता है। तो इसको बोलते हैं OTT सर्विस, ओवर द टॉप सर्विस। अब आप ये तो समझ गए कि अमेजन ने अपने आप को कैसे एक्सपेंड किया और इसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, लेकिन बहुत जरूरी होगा कि आपको पता चले कि नंबर्स में अमेजन अभी कहाँ पे खड़ा है और नंबर्स के टर्म्स में अमेजन ने कैसे अपने आप को एक्सपेंड किया, कैसे इसका सेल्स एक छोटे से नंबर से बड़े नंबर पे पहुंच गया। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अमेजन का सेल्स हर साल कैसे इंक्रीज हुआ। अगर मैं 2004 की बात करूं तो अमेजन का सेल्स था 6.92 बिलियन। इसके बाद 2006 में बढ़ के हो गया 10.71 बिलियन। 2006 में अमेजन ने AWS सर्विसेज स्टार्ट किया था।
इसके बाद 2007 में हुआ 14.84 बिलियन जब अमेजन ने किंडल को लॉन्च किया। इसके बाद तो इसका सेल्स लगातार बढ़ता गया और अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में अमेजन का सेल्स था टोटल 177.87 बिलियन। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि अमेजन का सेल्स कैसे इंक्रीज हुआ, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेजन का कौन से बिजनेस से कितना सेल्स निकल के आता है। चलिए अब जरा उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि 2018 में अमेजन का जो नेट सेल्स था वो था 232.88 बिलियन और अगर उसका मैं ब्रेकअप की बात करूं उसमें से 141.3 बिलियन का रेवेन्यू उनका रिटेल बिजनेस से आता है जो कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से निकलता है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस की बात करें तो उनका टोटल रेवेन्यू है 65.8 बिलियन। और इसमें एक आपको मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, AWS का सेल्स। AWS का सेल्स जो कि 25.6 बिलियन है, आपको देख के बहुत छोटा नंबर लगेगा कि ऑल्दो ये सिर्फ 11% है उनके टोटल सेल्स का, बट अगर मैं इसकी ग्रोथ रेट की बात करूं तो AWS की जो सेल्स में ग्रोथ रेट हुआ वो 2016 में 55% का था, 2017 में 43% का था और 2018 में 47% का था। तो दोस्तों AWS इनका ऐसा बिजनेस है जो अभी भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज से हर साल ग्रो कर रहा है। और इसके अलावा अगर मैं AWS के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं तो AWS क्लाउड सर्विसेज में इनका मार्केट शेयर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं एक और फाइनेंशियल पैरामीटर की जिसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे किसी कंपनी की कितनी अर्निंग होती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अमेजन का EPS जो कि 2016 में 4.90 था वो 2017 में बढ़ के हुआ 6.15 और 2018 में वो बढ़ के हो गया $20.14। तो इसके EPS में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स में क्योंकि इनका सेल्स बहुत अच्छे से बढ़ा है और इनका मार्जिन्स भी थोड़े थोड़े इंप्रूव हुए हैं लास्ट के कंपैरिजन में। अभी तक मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बताया कि इस कंपनी को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूं एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, एक एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से कि हमें अमेजन से क्या क्या सीखने को मिलता है। पहली चीज जो हमें अमेजन से सीखने को मिलती है वो है इनोवेशन। एक बिजनेस को हमेशा अपने आप को इनोवेट करना चाहिए कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अमेजन ने ये बहुत अच्छे से किया। जब उनको एक अच्छे सर्वर्स की जरूरत थी तो उन्होंने AWS को लॉन्च किया, इसके बाद उन्होंने किंडल को लॉन्च किया, इसके बाद उन्होंने अलग अलग चीज़ों को लॉन्च किया जैसे कि ड्रोन से डिलीवरी सिस्टम, इसके अलावा भी और बहुत कुछ। हर टाइम पे अमेजन ने अपने आप को कस्टमर्स के हिसाब से इनोवेट किया। तो अगर आप अपना बिजनेस खुद से खड़ा करना चाहते हैं तो इनोवेशन को हमेशा ध्यान में रख के आगे बढ़ें। हर टाइम पे आपको सही तरीके से इनोवेट करना पड़ता है, वरना बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज इनोवेशन की वजह से फेल हुई जैसे कि नोकिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कस्टमर फोकस। कोई भी बिजनेस हम अपना खड़ा करते हैं किसके लिए बनाते हैं? अपने कस्टमर्स के लिए। और हर बिजनेस को अपने कस्टमर के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से रिजॉल्व किया जाए। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एज अ कस्टमर जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो अमेजन मेरा कोई भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। अगर उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता तो मुझे सही टाइम पे सही कॉम्पनसेशन भी देता है। अगर मैं जेफ बेजोस की बात करूं तो अपने बिजी शेड्यूल से कई बार टाइम निकाल के कस्टमर की क्वेरीज को खुद रिजॉल्व करते हैं ताकि उनको पता चले कि कस्टमर को उनके प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है और उन प्रॉब्लम्स को आने वाले टाइम में वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें अमेजन से सीखने को मिलती है वो है परसिस्टेंस। कैसे फाउंडर को परसिस्टेंट रहना चाहिए अपने बिजनेस को लेके। जब भी डिफिकल्टीज आए तो उसको अच्छे से सामना करना चाहिए और जब भी उनको लगे कि वो फेल होने वाले हैं तो उनको फिर से ट्राई करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं जेफ बेजोस का एग्जांपल लूं तो उन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब को छोड़ा और वापस सिएटल आए। उन्होंने एक बहुत छोटी कंपनी स्टार्ट की अमेजन नाम से, और उस टाइम पे वो एक गैरेज में कंपनी को चलाते थे। तो उनको भी कई बार डिमोटिवेटेड फील हुआ होगा कि उन्होंने बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी, लेकिन वो लगातार परसिस्टेंट रहे, उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया अमेजन को। तो ये थी अमेजन की सक्सेस स्टोरी। तो अगर हम अमेजन जैसी कंपनीज को एक अर्ली फेज में डिटेक्ट करें तो हम एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन ही सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी सक्सेस स्टोरी को अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करें तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले अमेजन जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए यस, अदरवाइज कमेंट कीजिए नो। दोस्तों हमारी सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है जिसमें हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकें, आपको फाइनेंशियल नॉलेज एक सिंपल टर्म्स में दे सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर।